हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ के एग्जाम्स के लिए अपनी क्लासेस। आज के दिन अपन एक मैराथन क्लास लॉन्च करेंगे जिसमें अपन 4 वीडियोस के माध्यम से पूरे के पूरे एंशंट इंडिया की हिस्ट्री को खत्म करेंगे। ये वीडियोस हो सकता है कुछ नॉर्मल से ज्यादा लंबे हों, बट बिकॉज एक दिन में पूरा एंशंट इंडिया को खत्म करना, दैट टू विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको आप 2 पर्पसेस से यूज कर सकते हैं। नंबर 1 पर्पस, यदि आप पढ़ चुके हैं एंशंट इंडिया तो आपको जल्दी से रिवाइज करना है, तो यू कैन डू दिस। इसके लिए आई वुड रिकमेंड, यदि आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो 1.5 या 1.75 की स्पीड में इस वीडियो को प्ले करें। बट जो पहली बार कवर कर रहा है, जिसने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, वो नॉर्मल स्पीड में देखे। इससे कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा का पूरा एंशंट इंडिया स्टार्ट हो जाएगा और कवर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो, जिसमें अपन बात करेंगे प्री हिस्टोरिकल टाइम से लेकर वैदिक टाइम की एंशंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने ऑलरेडी बात कर चुकी है प्री हिस्टोरिक इंडिया का मतलब क्या होता है। नॉर्मली जब भी रिटन स्क्रिप्ट नहीं अवेलेबल रहती है तो उस पीरियड को कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। सवाल ये उठता है, जब यदि कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है तो फिर कैसे पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को उस पीरियड के बारे में? तो वो पता चलता है बहुत सारे एविडेंसेस के बारे में, जैसे कुछ स्टोन टूल्स होते हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो पॉटरी होगी, मेटल के आर्टिफैक्ट्स होंगे, कुछ शेष जो बचे होंगे उस पीरियड के सारे हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उस पीरियड के बारे में। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इज, किस ऑर्डर में प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री को लिखा गया है, कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ध्यान रखिएगा, जब कभी भी स्क्रिप्ट नहीं थी तो इंसान जो करता था सारा का सारा स्टोन एज के समय में था। स्टोन को क्या कहा जाता है? स्टोन को कहा जाता है लिथिक। और स्टोन के बेसिस में किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है, तो इन एजेस को डिवाइड किया गया है 3 मेजर पीरियड में। सबसे पहले यदि अपन देखा जाए तो कहा जाएगा पेलियोलिथिक पीरियड, सेकेंड आएगा मीजोलिथिक पीरियड, एंड द थर्ड वुड बी नियोलिथिक पीरियड। तो मतलब क्या होता है? लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ये जो सारी चीजें हैं ये स्टोन एज को दिखा रही है। लेकिन यदि अपन पेलियो को बात करें, पेलियो मतलब होता है ओल्ड, मीजो मतलब होता है मिड, और नियो मतलब होता है न्यू। यानी कि इसी ऑर्डर में सबसे पहले पेलियोलिथिक एज आई, उसके बाद मीजोलिथिक पीरियड आया, एंड फाइनली नियोलिथिक पीरियड आया। तीनों के बारे में अपन बात करेंगे। और जब ये खत्म हो गया तो उसके बाद आया मेटल एज। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हुआ कि मेटल एज आया तो पत्थरों का यूज होना बंद हो गया। स्टोन का यूज तो अपन आज भी करते हैं, लेकिन इन एडिशन टू द यूजेज ऑफ स्टोन, मेटल का भी यूज स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले किस मेटल का यूज स्टार्ट हुआ? वो था कॉपर। और कॉपर के बाद नेक्स्ट है, अपन देखेंगे आयरन एज स्टार्ट हो जाता है। तो अपन आयरन देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड से शुरुआत होता है, और कॉपर एज को कहा जाता है चैल्कोलिथिक एज। चैल्को क्यों कहा जाता है? क्योंकि चैल्को का मतलब होता है कॉपर या उसके अलॉय से बनने वाली चीजें। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑफ द प्री हिस्टोरिक सबसे पहले क्या आएगा? पेलियोलिथिक, उसके बाद आएगा मीजोलिथिक, इसमें दे नहीं रखा है ऑप्शन में, तो नेक्स्ट आ जाएगा नियोलिथिक, थर्ड में आ जाएगा चैल्कोलिथिक, एंड फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आयरन एज। इस तरीके से ये क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ा। सो आंसर वुड बी 1 2 so 1 3, ओके, दिस वुड बी द आंसर। यू कैन मैच द आंसर, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से ये ऑर्डर बढ़ेगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज किसे कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हिस्ट्री को क्लासिफाई किया जाता है, फॉर एग्जांपल पेलियोलिथिक था, तो पेलियोलिथिक से कुछ ड्रास्टिक चेंज हुआ होगा, इसी वजह से एक नया टाइम पीरियड आया जिसे अपन मीजोलिथिक बोलते हैं। ऐसा ही मीजोलिथिक से आगे नियोलिथिक आया, तो कुछ जरूर डिस्टिंक्टिव चेंज हुआ होगा, तभी आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस को ऐसा लगा कि इस समय को एक नया क्लासिफिकेशन देने की जरूरत है। तो देखते हैं, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पेलियोलिथिक पीपल। अगेन ये सारे जो भी क्वेश्चंस मैं पिक कर रहा हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम्स के आए हुए एमसीक्यूज हैं। आई हैव जस्ट रिसर्च्ड इट प्रॉपर्ली एंड अरेंज्ड इट इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजों को। तो मेन ऑक्यूपेशन, अब ध्यान रखिएगा, जब बिल्कुल पहले जब इंसान आया था, जब लिखना भी नहीं जानते थे, तो उस समय वो कैसे करते थे?
वो क्या करते थे, केव्स में रहते थे, ओपन एनवायरनमेंट में रहते थे। उस समय मनुष्य को खेती करना भी नहीं आता था, ना कि किसी एनिमल के साथ इतने अच्छे संबंध थे कि उससे डोमेस्टिकेट किया जाए। तो यदि आप देखोगे, फार्मिंग गलत हो गया, एनिमल हस्बेंड्री गलत हो गया, फिशिंग भी गलत हो गया। तो ये क्या करते थे, फिशिंग एक तरीके से सही होगा, बट बिकॉज आप देखोगे ये जो मेजरली है कोस्टल एरियाज में कम रहते थे, इसी वजह से हंटिंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहां पर क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग आर द थिंग्स दैट दे डिड। लोगों को क्या करते थे, एनिमल्स को मारते थे, और जितने भी फ्रूट्स जो पेड़ों से कलेक्ट किए जा सकते थे, पत्तियां जो खाते थे, उस तरीके से अपना जीवन बिताते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द पेलियोलिथिक पीपल वॉज। एमपी टेट का क्वेश्चन है, सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या थी इस पीरियड की। व्हील्स गलत, क्योंकि पॉटरी का कोई भी अवशेष नहीं था। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल हस्बेंड्री अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स नहीं था। इसके बाद क्या था, एग्रीकल्चर अभी भी सेटल्ड नहीं स्टार्ट हुआ था, लोगों को खुद का अनाज उगाना नहीं आता था। तो जब इन सारी चीजें, आज अपन एक जगह सेटल क्यों हो पाए हैं, क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड फूड की अवेलेबिलिटी है। जब किसी इंसान के पास फूड की अवेलेबिलिटी शॉर्ट नहीं रहती है, तो वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता है खाना खोजने के लिए। यदि उसके पास खाना नहीं होगा तो वो अलग अलग प्लेस वॉन्डर करेगा, ताकि यहां से फूड मिल सके, चाहे वो एनिमल की हंटिंग हो, चाहे वो फ्रूट के जो फ्लावर्स, फ्रूट जो भी खा के वो अपना पेट भर सके। दैट इज द बेसिक आइडिया। यानी कि आप समझो, जब फिक्स्ड सेटलमेंट नहीं है तो क्या वो पॉटरी बनाएगा, उसको उठा के कौन ले जाएगा, इट वुड बी एन अननेसेसरी बर्डन ऑन द पर्सन। इसी वजह से व्हील तो बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि पॉटरी बनाने का कोई नहीं है। कॉपर अपन ने देखा कौन से पीरियड से शुरुआत होती है, चैल्कोलिथिक पीरियड से, तो कॉपर तो इस समय नोन नहीं था, पॉटरी भी नोन नहीं था। क्या है, फायर। तो फायर बनाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या था, ताकि इधर उधर घूमे तो वाइल्ड एनिमल से बचे रहें, सुरक्षित रहें, और खाना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद थोड़ा सा कुकिंग का पर्पस स्टार्ट हो गया था, जब हालांकि नॉट एट द वेरी पेलियोलिथिक पीरियड बट लेटर स्टेजेस में फायर का यूज इसी पर्पस से किया गया। तो पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या डिस्कवरी हुई, फायर। इंसान खुद जलाना सीख चुका था। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो ये पीरियड कब से कब तक आता है, तो इनफाइनाइट काल, जब से मनुष्य इस धरती पर आया से लेकर 10,000 बीसी का पीरियड। ध्यान रखिएगा, अपन बिफोर क्राइस्ट के पीरियड में है, एडी के पीरियड में नहीं आए हैं अभी तक। ये जो है, इन सारे साइट्स में क्या हुआ, मनुष्य का रहना संभव हुआ इस टाइम पीरियड में। यदि आप देखोगे फेमस साइट्स कौन कौन सी है, तो याद करिए, जो भी अपन ने केव्स मेजर डिस्कवर किए हैं, जैसे भीमबेटका अपन ने पढ़ा है, वो केव क्या है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट था, केव्स में रहने की जगह मिलती थी, इन्वायरमेंट की एक्सट्रीमिस्ट से बचे रहते थे, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा करनूल में भी केव्स हैं, अतिम्बरपक्कम नियर चेन्नई, वहां पर भी है, सोन वैली, शिवालिक हिल्स, ये सारे एरिया में रह जाते थे। देखिए, रहने का क्या कारण है इन एरिया में, सिंपल सी बात करिए, यदि उस समय मारना है, हंटिंग करना है, तो कैसे किया जाता था, बोस एंड एरोस तो थे नहीं उस समय, तो हंटिंग की जाती थी स्टोन से। जैसे कोई भी वाइल्ड एनिमल आया तो उसे खींच के पत्थर से मारा जाएगा, और उस पत्थर से जब वो मर जाता था उसे खाया जाता था। तो ये स्टोन कहां मिलेंगे, स्टोन मिलेंगे या तो रिवर वैली में, दैट इज द नंबर 1 केस, या तो पहाड़ के नीचे, क्योंकि स्लोप आती है अचानक से, पहाड़ के नीचे आप देखोगे पत्थर बड़े बड़े जमा रहते हैं, तो ये पत्थर यहीं पर मिलेंगे, हिल एरियाज के नीचे। इसी वजह से आप देखोगे सोन वैली हो गया, शिवालिक हिल्स हो गया, ये सब क्यों है, क्योंकि यहां पर पत्थर मिलते थे, यहां पर सर्वाइवल रेट ज्यादा रहता है। इसी वजह से सारे हिल एरियाज में और केव एरिया, यही सब ज्योग्राफिकल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, और इंसान यहां पे उस समय रहता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, द पेलियोलिथिक एज मैन यूज्ड अ हार्ड स्टोन, इट इज कॉल्ड, कौन से स्टोन से बनता है, ध्यान रखिएगा, मारना है तो मारेंगे किससे, जो सबसे कड़ा पत्थर हो, जिससे मारे तो तुरंत जो एनिमल रहेगा मर जाएगा। ग्रेनाइट नहीं, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट्स को ही यूज किया जाता था। क्यों क्वार्ट्जाइट्स को यूज किया जाता था, क्योंकि दिस इज इजीली अवेलेबल, इसीलिए यूज किया जाता है। ग्रेनाइट भी दुनिया का सबसे वन ऑफ द हार्डेस्ट पत्थर है, लेकिन ग्रेनाइट सरफेस में नहीं पाया जाता है, ये इग्नियस रॉक है जो
सरफेस के नीचे बनता है, तो क्या इतने भारी पत्थर को निकालना पॉसिबल रहेगा? नहीं। इससे अच्छा पहाड़ी में जाओ, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उसी से फेंक के मारो। तो सबसे ज्यादा अवेलेबल एलिमेंट क्या है अर्थ की क्रस्ट में? क्वार्ट्ज। और इससे इजीली अवेलेबल पत्थर हैं जो हमारे रिवर्स और पहाड़ों में अवेलेबल हैं। इसी वजह से क्वार्ट्जाइट्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब अपन पेलियोलिथिक पीरियड से शिफ्ट हो चुके हैं मीजोलिथिक पीरियड में। अब प्रश्न उठता है ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? पेलियोलिथिक यानी कि यहां पर भी पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है, दूसरा आ रहा है मीजोलिथिक, यहां पर भी स्टोन का ही यूज है। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, क्यों डिवाइड किया हिस्टोरियंस ने? तो ये डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अभी तक अपन ने क्या किया, देखा जो है बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था और उसी से मारा जाता था, हंटिंग की जाती थी। लेकिन इन द मीजोलिथिक पीरियड एक काम किया गया कि यहां पर जो छोटे छोटे बड़े पत्थरों को शार्पन कर दिया गया, छोटे पत्थर बना लिया गया और छोटे पत्थर को पॉलिश करके शार्पन करके बनाया गया, जिसे हथियार के रूप में यूज किया जाता था और इसे कहा जाता था माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब मिनी और लिथ मतलब क्या होता है? पत्थर, यानी कि छोटे छोटे स्टोन। अब जो बड़े बड़े पत्थर को डायरेक्ट लेके मारते थे, अब क्या किया इंसान ने? इंसान सोचा यार ये तो बहुत भारी काम हो रहा है, क्या करते हैं अपन पत्थर को शार्प कर लेते हैं और इससे हिट करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे और दूसरी बात क्या है, इंसानों के लिए आसानी होगी। तो दिस ट्रांजिशन जहां पर बड़े पत्थर से माइक्रोलिथ की तरफ ट्रांसफॉर्म हुआ, इस पीरियड को कहा गया मीजोलिथिक पीरियड। द मीजोलिथिक पीरियड वाज अ पीरियड व्हेन फायर वाज डिस्कवर्ड। गलत, क्योंकि फायर तो अपन ने देखा पेलियोलिथिक पीरियड में ही डिस्कवर्ड थी। व्हील वॉज इन्वेंटेड। गलत। फार्मिंग बिगैन। नहीं, ये अपन देखेंगे फार्मिंग नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट होती है। मैन बिगैन टू यूज फाइन टूल्स। फाइन टूल्स, छोटे टूल्स, शार्पर टूल्स, पॉलिश्ड टूल्स, ये सारे टूल को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। मीजोलिथ पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंपॉर्टेंट टूल नोन एज माइक्रोलिथ। ये पत्थर ही हैं जिन्हें शार्प कर दिया जाता है। अब ये कहां से बिगिन होता है? ये 10,000 से करीब बिगिन होता है, से लेकर 6000 बीसी तक चलेगा। ध्यान रखिएगा अलग अलग बुक में अलग अलग दिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी में पेलियोलिथिक की टाइम पीरियड दी गई है नॉर्मली इनफाइनाइट काल से, जब से मैन आया, से लेकर 8000 बीसीई तक। वहीं पर मीजोलिथिक का टाइम पीरियड एनसीईआरटी में दे रखा है 4000 बीसीई से 8000 बीसीई से लेकर 4000 बीसीई। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, नंबर्स पे मत जाइए, यहां पर आपको समझना है कि किस तरीके का टेन्योर है, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग आपको ऑप्शन के बेसिस में डिसाइड करना है, बट ब्रॉडली जो है इसी तरीके का जो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके का टाइम पीरियड आपको ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा सा डिफर करना पड़ेगा। इवन आई ट्राई टू फाइंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी और बिहार पीएससी 4 एग्जाम्स मैंने सर्च किए, चारों में अलग अलग आंसर को एक्सेप्ट किया गया है। इसी वजह से इसका आइडिया होना चाहिए रफली, ताकि आप उससे निकाल सको। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट अपन आ जाते हैं नियोलिथिक में। अब नियोलिथिक में कैसे ट्रांजिशन हुआ? सो मीजोलिथिक में क्या हुआ, छोटे छोटे टूल्स यूज किए गए थे, यहां से नियोलिथिक स्टार्ट हो जाता है। नियोलिथिक में एक बहुत ही अच्छी बात हुई कि यहां से इंसान क्या कर लिया, अभी तक एनिमल के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करना सीख गया था। यानी कि जो इनिशियली जो वाइल्ड वुल्फ थे उनसे डॉग की तरफ डोमेस्टिकेशन हुआ और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ इंसान क्या करा, फार्मिंग में भी खुद से सीख गया कि कैसे एक जगह पर खेती की जा सकती है। जब ये दोनों चीज हो गए, फार्मिंग यानी कि फूड अवेलेबिलिटी हो गई और एनिमल डोमेस्टिकेशन से दो चीज हो गई, एक जैसे कि डॉग्स को डोमेस्टिकेट किया गया तो उससे क्या हो गया, सेफ्टी सिक्योर हो गई, जहां पर रहते थे उस साइड की सुरक्षा हो गई और बहुत सारे जानवर कुछ इंपॉर्टेंट मिल्क और इन द एडवर्स सिचुएशन मीट प्रोवाइड करते थे। इसी वजह से इन दो डिस्कवरी की वजह से क्या हुआ, इंसान टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव कर गया। अब यहां से आप देखोगे एक बार छोटे छोटे जो घर, छोटी छोटी झोपड़ी डेवलप हो गई, जिसे हैमलेट्स कहते हैं। एक बार हैमलेट्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया, यहीं से जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो यहां से आप देखोगे डेवलपमेंट होगा जब लोग एक साथ रहेंगे, एक गांव में रहेंगे, एंड दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। यहीं से सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट
कम्युनिटी लिविंग का जो पूरा ट्रेंड है शुरू हुआ। दिस वॉज द नियोलिथिक पीरियड। यानी कि नियोलिथिक पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना सिर्फ यहां पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ, बल्कि फार्मिंग भी स्टार्ट हुई, और इन्हीं दोनों के कारण क्या हुआ, ह्यूमन जो है एक सेटल्ड लाइफ जीने की तरफ बढ़ा। और इसी वजह से अपन आगे पीरियड में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अपन जब चैल्कोलिथिक पढ़ेंगे तो चैल्कोलिथिक पीरियड में अपन देखेंगे सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो एक सिविलाइजेशन है, चैल्कोलिथिक पीरियड में सेटअप हुआ। क्यों हो पाया? क्योंकि अब इंसान खेती करना सीख चुका था, एनिमल्स की रियरिंग आ चुकी थी उसे। तो अभी वाला क्वेश्चन क्या है? नियोलिथिक पीरियड का सबसे जो ओल्डेस्ट साइट इंडिया का है वो कौन सा है? वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक एक्चुअली प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है जो पाकिस्तान के एरिया में पाया गया। पाकिस्तान, अफपाक एरिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया में पाया गया, इंडिया के बाहर का साइट है। और यहां पर वन ऑफ द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स जो हैं पाए गए हैं इंसान के साउथ एशिया में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये पीरियड क्या आएगा? 6000 से 4000 बीसी। वही अपन देखे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से ये 4000 से और पीछे तक जाएगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज, अगेन टेट का क्वेश्चन है। तो चैल्को का मतलब क्या होता है? कॉपर। और लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। यानी कि दोनों कॉपर प्लस स्टोन दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं, इसी वजह से इसे चैल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है। तो नियोलिथिक गलत, कॉपर एज। याद रखिएगा कॉपर एज जो आई थी आयरन एज के पहले आई थी, इसी वजह से आपको कॉपर एज में क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉपर और उसके अलॉयस का यूज करते मिलेगा, आयरन का यूज आपको यहां पर नहीं मिला जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटल एज, जो कि अभी अपन ने देखा। मेटल एज में सबसे पहले आती है चैल्कोलिथिक एज, और दूसरी बात आती है वो है आयरन एज। जो आयरन एज शुरू होती है ये लेट वैदिक पीरियड में शुरू होती है। वैदिक पीरियड को दो भागों में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ऋग्वैदिक पीरियड, जब आर्यंस लोग एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में आ चुके थे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं तो दिस इज समवॉट ऑफ समथिंग ऑफ दिस ऑर्डर। तो ये वाले एरिया में जब आ चुके थे आर्यंस लोग, तब यहां से ऋग्वैदिक पीरियड शुरू होता है इंडस वैली के आसपास। और उसके बाद जब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, आर्यंस यहां तक पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में जब आ चुके थे, तब स्टार्ट होता है लेटर वैदिक पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है? आयरन डिस्कवर होता है, और यहां पर आपको आयरन का यूज देखने मिलेगा। चैल्कोलिथिक पीरियड में आयरन का यूज देखने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अयास टर्म इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द मेटल इन अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड। आयरन, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, लेट वैदिक पीरियड में आयरन डिस्कवर हुआ, तो आयरन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड में आयरन तो पता ही नहीं था। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सारे पता था। कॉपर वॉज अ टर्म जिसे अयास कहा जाता था। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पूरी की पूरी एज जो है चैल्कोलिथिक एज कॉपर के ऊपर डेजिग्नेटेड है, कॉपर के कारण डिफाइनिंग है, इसी वजह से कॉपर को क्या बोलते हैं? अयास। ध्यान रखिएगा। सो गोल्ड को क्या कहते थे? हिरण्य कहा जाता था। बाकी सब चीजें अपन ने देख ली है। अब देखो नेक्स्ट आता है मेगालिथ्स आर। अब मेगालिथ क्या है? जब अपन आयरन एज की बात करेंगे तो क्या होता है, आयरन एज में जब बरियल किया जाता था साउथ इंडिया में, तो बहुत ज्यादा अमाउंट पर जहां बरी किया गया उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर से उस बरियल को सराउंड कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि मेगा का देखो क्या मतलब होता है, मेगा अपन सब जानते हैं बहुत ही विशाल मात्रा में, और लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। तो यदि कभी बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोन को सराउंड कर दिया जाता है, उस एलिमेंट को कहा जाता है मेगालिथिक। कब सराउंड किया जाता था? तो इन द केस ऑफ जहां पर भी बरियल होता था, उस बरियल के आसपास पूरे में पत्थर सराउंड कर दिए जाते थे। कहां पर यह प्रथा प्रचलित थी? आयरन एज में प्रचलित थी। कहां पर? साउथ इंडिया में। दैट इज द बेसिक है। तो एपी टेट का क्वेश्चन है, टेम्पल्स गलत, बरियल साइट्स, ये सारे बरियल साइट्स थे। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब ध्यान रखिएगा मेगालिथिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं उस पीरियड की, क्योंकि अब देखो बरियल साइट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है, उस समय में क्या कल्चर है, क्या बिलीव्स है, ये सारी चीजें पता चलती है। यदि मान लो कि कोई
किसी भी इंसान को बरी किया जा रहा है कोई मटेरियलिस्टिक गुड्स के साथ, तो वो क्या बताता है कि कहीं ना कहीं उस कल्चर में क्या है, आफ्टर लाइफ का कोई फिनोमिना माना जाता है। इसी वजह से उस लाइफ में क्या होगा, जो सामानों की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से ऐसे रिचुअल्स के लिए सामानों को बरी किया जाता है। समथिंग ऑफ दिस ऑर्डर इज व्हाट इज हाईलाइटेड। तो कुछ साइट्स जो हैं वो ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्नाटक में है मस्की और हल्लूर, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुना कोंडा, तमिलनाडु में है आदि चन्नालूर। ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। एक बार नाम देख लीजिए, अजीब अजीब से नाम जो है मेगालिथिक के नाम हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। आ चुके हैं अपन हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन में अपन ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर में इनके जो भी आर्ट वाले एलिमेंट हैं कल्चर से रिलेटेड, वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर इसलिए इंट्रोडक्शन है क्योंकि वी हैव इनकॉर्पोरेटेड एज और पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग किए हैं। तो याद कीजिए, अपन ने जब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा था आईवीसी में, तो वहां पर अपन ने बहुत सारे एलिमेंट्स को पढ़ा था, जैसे कि टेराकोटा पढ़ा था, ब्रॉन्ज की जो स्टैच्यू पढ़ा था, लेकिन कहीं पर भी आयरन के बारे में कोई भी चीज नहीं पढ़ा था। क्यों? क्योंकि ये आता है चैल्कोलिथिक पीरियड का। यहां पर सिर्फ कॉपर और कॉपर के जो अलॉयस हैं, एग्जांपल ब्रॉन्ज, वो नोन थे। इसी वजह से ये ऐसा सिविलाइजेशन है। कौन सा पीरियड का? हड़प्पन सिविलाइजेशन है, चैल्कोलिथिक पीरियड का। और इसके दो सबसे बड़े जो साइट्स हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो सबसे बड़ा साइट है, हड़प्पा जो है सबसे पुराना साइट है जो एक्सकवेट किया गया है। ये सब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड बाई, एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, किसने सबसे पहली बार हड़प्पा को डिस्कवर किया? तो वो थे दयाराम साहनी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। हालांकि आज की डेट में आपको सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं किसी ना किसी ने डिस्कवर किया है, तो नाम आपको मिल जाएगा, बट बहुत ही वो लंबी लिस्ट हो जाएगी। कभी कौन सा पूछा जाएगा, दैट इज वेरी ट्रिकी टू रिमेंबर। तो आपको बस एक नाम याद रखना है, दयाराम साहनी। सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है, बाकी सारे साइट्स कम रेलेवेंट है, तो उनको मैं स्किप आउट कर दे रहा हूं। अब देखो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इसका नॉर्मल क्या समय एक्सपेक्ट किया गया है, कि अपन ने देखा था 2300 से लेकर 1750 बीसी के अराउंड ये माना जाता है कि ये पूरा का पूरा पीरियड था। ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, टाउन प्लानिंग जो थी बहुत ज्यादा यहां पर अच्छी हो चुकी थी। क्यों हो पाई? क्योंकि अपन ने देखा ये क्या है, चैल्कोलिथिक पीरियड का है। चैल्कोलिथिक से क्या होता है, अभी तक फार्मिंग स्टैब्लिश हो चुकी थी, एनिमल का डोमेस्टिकेशन हो चुका था, पॉटरी बन चुकी थी, यानी कि व्हील्स भी आ चुकी थी, पॉटरी भी आ चुकी थी और फायर भी आ चुकी थी। बिकॉज ये सारे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं ये हो चुकी थी, इसी वजह से यहां से क्या होता है, एक सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। और इसी वजह से आप देखोगे एक बहुत ही भव्य एम्पायर इन द फॉर्म ऑफ आईवीसी इंडस बैंक के आसपास और इंडस रिवर के पूरे एक बड़े से कैचमेंट एरिया में ये सेटअप किया गया। बहुत ही बड़े क्षेत्र में टाउन प्लानिंग की गई थी। अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से लेकर ये टाउन प्लानिंग की गई थी। सारे के सारे में क्या था, एक बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम सेटअप किया गया था, जिसे हर घर से निकाल के वो नली कहां कनेक्ट होती थी, नाली जो है रोड के आसपास से कनेक्ट होती थी, जैसे आज के समय में। और सबसे इंपॉर्टेंट एक जो फीचर था वो था बर्न्ट ब्रिक का, जो सबसे पहली बार इतने लार्ज स्केल में एक स्टैंडर्डाइज साइज में इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय यूज किया गया। नेक्स्ट, यदि अपन इनकी इकोनॉमिक लाइफ बात करें तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक लाइफ मतलब कि सबसे ज्यादा अभी तक क्या था, रहने का, हंटिंग एंड गैदरिंग था। बट अब क्या हो गया, एग्रीकल्चर आ गए, तो सबसे जो बेसिक एक्टिविटी हो गई वो हो गई एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में आप देखोगे क्या क्या उगाया जाता था। अब ये कौन से एरिया में है, ये है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है कैसा इन्वायरमेंट, सेमी एरिड इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा क्या अच्छा उगता है, वीट और उसके आसपास जो ऑयल सीड्स हैं, वीट हैं, ये उगती हैं। इसी वजह से आप देखोगे वीट नोन थी, बार्ले नोन थी, कॉटन इस एरिया में उगता है आज भी, कॉटन नोन थी, मस्टर्ड, सीसमी, ये सब नोन थी। ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर राइस का जिक्र कम मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि राइस इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं पता था, राइस कुछ साइट्स में पाया गया है, लेकिन राइस जो ओवरऑल है बहुत ही कम मात्रा में मिला है, क्योंकि इस एरिया में पहले से क्या है, प्रेसिपिटेशन, बारिश बहुत कम होती थी, राइस के लिए सूटेबिलिटी नहीं थी। इसके अलावा यहां पर शीप गोट बहुत मात्रा में पाए जाते थे, बफेलो भी आपको बहुत मिलेंगे। एक
जो एनिमल नहीं मिलेगा वो मिलेगा नहीं, हॉर्स। हॉर्स को लाया था आर्यंस। जब अपन वैदिक पीरियड में देखेंगे तो ये घोड़े को आर्यंस लोग राइड करके लाए थे इंडिया में। उससे पहले हॉर्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं पाया गया है, उसके अवशेष नहीं पाए गए हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा कॉपर, टिन, गोल्ड, ये सारे एलिमेंट्स पता ही थे। आयरन को छोड़ के सारे इंपॉर्टेंट अदर मेटल्स जो थे वो ऑलरेडी पता थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जब इतना अच्छी सभ्यता थी, इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, तो डिक्लाइन क्यों हो गया? एग्जैक्ट रीजन किसी को भी नहीं पता है, लेकिन माना जाता है कि नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि ड्रॉट हो रहा था, साथ ही साथ फ्लड बीच बीच में बढ़ते जा रहे थे। इसके अलावा क्या हो रहा था कि फर्टिलिटी, माना जाता है अभी तक उनके पास कोई मेजर फार्मिंग के इक्विपमेंट या नई टेक्निक्स नहीं थी। तो जब आप बड़ी क्षेत्र में फार्मिंग स्टार्ट कर दो तो क्या है, आपको प्रोडक्टिविटी लैंड की धीरे धीरे कम हो जाएगी। और नए एरिया में अभी तक फार्मिंग एक्सपैंड नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि आयरन नहीं था। आयरन नहीं था तो प्लॉ बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है आयरन, वो नहीं था। इस वजह से पेड़ों को काटना मुश्किल था। और आप देखोगे इवेंचुअली ये भी माना जाता है कि जो फर्टिलिटी है धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। और फाइनल जो एंड हुआ वो तब हुआ जब आर्यंस लोग इंटरवीन किए। और आर्यंस लोग, माना जाता है, जो सिविलाइजेशन टूट गया था, बचे कुछ लोगों को अटैक किए और उन्हें सबको मार दिए। दिस इज द बेसिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाकी अपन आर्ट एंड कल्चर में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वैदिक कल्चर के बारे में। जब अपन वैदिक बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर शुरुआत होती है आर्यंस की। अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में आर्यंस कौन थे। तो आर्यन जब अपन लैंग्वेज पढ़े थे, याद कीजिए, तब आई हैड टोल्ड यू इंडो आर्यन लैंग्वेज, ये जो ग्रुप है सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है। जो इंडिया में 74% जितनी भी भाषा होती हैं वो इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है। और ये किसका सब पार्ट है? ये है इंडो यूरोपियन फैमिली का सब पार्ट है। तो जब ये भाषा बोली गई तो देखा गया कि बहुत सारे जो हैं, अब अलग अलग लोग आर्यंस कहां से हुए, ये अलग ओरिजिन मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है नॉर्डिक कंट्री से ओरिजिनेट हुए। उनमें में से एक जो नॉर्डिक कंट्री से मानते हैं थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। कुछ मानते हैं ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास से ओरिजिनेट किए। कुछ मानते हैं कि ये वेस्टर्न यूरोप से ओरिजिनेट किए। कहीं से भी इनका ओरिजिन हुई, एक बात साफ थी कि जो आर्यंस थे वो अपनी रूट प्लेस से निकलकर इंडिया के आसपास तक इंटरवीन किए। तो जब अर्ली वैदिक पीरियड था, जो जिसे अपन कहते हैं ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड में ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के आसपास आ चुके थे। यानी कि कुछ पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा और बाकी रीजन ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां तक आ चुके थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे आर्यंस को एक अच्छी भूमि मिली, क्योंकि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल प्लेन था, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, तो क्या किए, वो ईस्टवर्ड मूव करते गए टुवर्ड्स नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो अपन ने ज्योग्राफी में पढ़ा, एक प्लेन एरिया था, बहुत ही अच्छा था खेती के लिए, सॉइल अच्छी थी, इसी वजह से ये इधर मूव करते गए और ग्रेजुअली क्या हुआ, यहां पर सेटअप हो गए। और यहीं से शुरुआत होगी, अपन देखेंगे आर्यव्रत और जो पूरे के पूरे जो महाजनपद आज सेटअप हुए थे उसके तहत ये सब होगा। तो दिस इज द आइडिया। तो बाय द 6th सेंचुरी बीसी इन्होंने क्या किया था, होल ऑफ नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। और इस नॉर्थ इंडिया के जो एरिया को वो उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, इसे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को यहां कहने लगा गया आर्यव्रत। यदि आप महाभारत देखे होंगे तो आर्यव्रत का नाम बहुत बार जिक्र होता है। ये जो जितने भी महाभारत में, चाहे वो कुरु थे, चाहे वो पांचाल थे या पांडव थे, सारे के सारे क्या थे, वो आर्यंस ही थे जो इस एरिया में ग्रेजुअली आए थे। तो इस पीरियड को दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को कहां से बोलेंगे, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, और 1000 से 600 बीसी तक कहा जाएगा लेटर वैदिक पीरियड। ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन 1700 बीसी के आसपास खत्म हुआ। उसके बाद 1750 से लेकर 1500 तक जो बचे कुचे 150 साल हैं, यहां पर आप देखोगे इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम है। क्या हुआ इस समय में, कितनी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा हमें ऑर्गेनाइज रूप से नहीं पता है। फिर अपन को कहां से पता है, ऋग्वैदिक पीरियड से पता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेदा। अपन वैदिक पीरियड में सबसे पहले अपन पढ़ चुके हैं वेदा, मतलब अपन ने चारों वेदास का मतलब पढ़ा है। इन वेदास का शब्द का क्या मतलब होता है, सुपीरियर नॉलेज। जहां पर अपन ऑलरेडी 4 वेदास पढ़ चुके हैं, ऋग्वेदा,
यजुर्वेदा, समवेदा और फाइनली अथर्ववेदा। ये सारे वेदास को अपन पढ़ चुके हैं। इनका क्या क्रक्स है ये भी अपन ने आर्ट एंड कल्चर में खत्म कर दिया है, जहां पर अपन ने देखा है समवेदा किससे, मेलोडी या सॉन्ग्स के बारे में डील करता है। अथर्ववेदा जो है वो क्या डील करता है, जो व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक या इंसान को जो डेली प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में डील करता है। यजुर्वेदा बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में डील करता है और बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट में ऋग्वेदा रिचुअल्स और अदर चीजों को समझाता है। अब ऋग्वेदिक पीरियड में क्या हुआ, आर्यन जब आए थे इस पीरियड में उन्हें आयरन का यूज नहीं पता था। तो ध्यान रखिएगा, जब आयरन का यूज नहीं पता था लेकिन इन्हें क्या आता था, एग्रीकल्चर अभी तक इन्हें आता था। और साथ ही साथ एक और चीज जो इन्होंने लाई थी अपने साथ वो है हॉर्स। अब हॉर्स के साथ क्या आता है स्पीड, यानी कि ये नए एरिया में बहुत जल्दी पहुंच जाते थे कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। इस वजह से आप देखोगे जितने भी ट्रेडिशनली यहां पे ट्राइबल लोग इंडिया में पहले रहते थे उन्हें क्या किया, सारे के सारे आर्यंस लोगों ने हरा दिया। तो उन्हें इन आर्यंस ने कहा दास, दास्यूस, अलग अलग नामों से कहा और इन्हें युद्ध में हरा दिया और आर्यंस की विजय हुई। तो कभी कभी जब अपन कहते हैं ना कि आर्यंस यानी कि हम लोग यहाँ के ओरिजिनल हैं, तो वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ओरिजिनली तो दास्यूस थे जो यहाँ पर रहते थे, हमने उन्हें रिप्लेस किया और आगे आगे चेंज किया। तो कौन पहले आया, शायद हम लोग भी पहले नहीं आए, हमसे पहले भी कुछ लोग थे यहाँ पे जो रहते थे, उन्हें हमने डिस्प्लेस करके यहाँ पे आया। और यदि आप वेदों में देखोगे तो इन्हीं ट्राइबल्स को कहा गया है निषाद। So this is what has been said. Next अपन बात करते हैं with reference to the difference between culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statement is are correct? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए इसलिए मैंने यहां पर इसे इंसर्ट किया है। क्वेश्चन को देखिएगा, ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट होगा ये, कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट्स in warfare, whereas people of Indus Valley civilization did not leave any evidence using them. क्या कहना चाह रहा है कि जो मेल होता है, जो आप देखे होंगे महाभारत और ये सब में जब युद्ध होता है तो एक आर्मंड कोट पहने रहते हैं, इस कोट को कहा जाता है मेल, यानी कि एक मेटालिक कोट जाता है जो पूरे के पूरे चेस्ट को कवर करता है ताकि युद्ध में इंजरी ना हो। इस आर्मर्ड कोट को कहा जाता है मेल। और हेलमेट तो अपन जानते हैं सर में पहनने के लिए। तो ये ऋग्वेदिक आर्यंस के पास तो बिल्कुल ही था। क्या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास था? ऐसे कोई भी अवशेष नहीं पाए गए हैं जिससे ये कंफर्म होता है कि इनके पास ये बहुत ही बड़ी मात्रा में था कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, जानते हैं अपन, सिल्वर एंड कॉपर, whereas इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर। डेफिनेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉपर का पता था, एंड आयरन नहीं पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स। बिल्कुल सही बात है। अभी अपन ने देखा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हॉर्स वैदिक आर्यंस लोगों ने ही लाया था, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of horse। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर विथ रिस्पेक्ट टू द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में क्या टर्म्स हैं और उससे कैसे मैनेज किया जाता है? तो यहां पर सबसे पहले आएगा बलि। बलि का मतलब क्या होता था? जब क्या होता था, अब देखो, जैसे ही सेटल्ड कहीं पर भी सेटलमेंट बिगिन हुआ तो सेटलमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? एक तरीके से एक राजा चाहिए। ये राजा लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगा। तो सारे के सारे जो ट्राइबल लोग थे अपने में से किसी एक को, जो ज्यादा कुशल है, ज्यादा स्किल्ड है, उसमें में से किसी एक को राजा अपॉइंट कर लेते थे और उस राजा को क्या करते थे, क्योंकि उन्हें पावर चाहिए, उन्हें रिसोर्सेस चाहिए रूल करने के लिए, तो ये बलि लाके देते थे। यानी कि अपनी इच्छा से जो कुछ भी अनाज या कुछ अदर भी रिसोर्सेस थे, मेनली अनाज थे, वो लाके राजा को अपनी इच्छा से देते थे कि आप हमारे लिए पूरा गवर्न कर रहे हो तो हम अपनी इच्छा से आपको क्या कर रहे हैं, कुछ अनाज दे रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज दे रहे हैं। सो दिस वाज द वॉलंटरी ऑफरिंग फ्रॉम द पीपल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये शुरुआत हुआ था ऋग्वेदिक पीरियड में, लेकिन जैसे जैसे जो सेटलमेंट है और ऑर्गेनाइज होते गया, बलि जो है वॉलेंट्री से चेंज होकर क्या हो गया, मोर ऑफ कंपलसरी बनने लगा। यानी कि राजा टैक्स लगाने लग गया, उसे भी बलि कहने लगे। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट फॉर नाउ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुलापास।
कुलापास का रूट वर्ड, कभी भी ऐसे शब्द आते हैं तो आप उसका रूट वर्ड देखिए। रूट वर्ड है यहां पर कुल। कुल यानी कि एक तरीके से होता है हमारा कुल क्या है, हमारी फैमिली क्या है, तो फैमिली का अर्थ है कुल। तो कुलापास क्या हो गया, हेड ऑफ द फैमिलीज। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट आता है ग्रामाणीज। ग्रामाणीज का कुल मूल वर्ड क्या है, ग्राम। ग्राम यानी कि गांव, तो गांव के हेड को क्या कहेंगे, ग्रामाणीज। हेड ऑफ द फाइटिंग हॉर्स नहीं, हेड ऑफ द फाइटिंग नहीं, गांव के हेड को कहा जाता है ग्रामाणी। तो आंसर बली का एक टर्म अपन ने देखा जो खुद स्वेच्छा से दिया जाता था राजाओं को, और कुलापास यानी फैमिली, कुल का हेड कुलापास। तो आंसर वुड बी 1 and 2। तो दिस वाज अ बेसिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन द अर्ली वैदिक पीरियड हु वाज व्रजपति। अब देखिएगा ये जो व्रजपति है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इस वैदिक पीरियड में हुआ, क्या हुआ, लगातार आर्यंस क्या कर रहे थे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पर्टिकुलरली से ये ईस्ट इंडिया की तरफ एक्सपैंड कर रहे थे। तो एक्सपैंड कर रहे थे तो युद्ध हो रहा था, तो छोटे छोटे बैटल को जो हेड करते थे, जो एक यूनिट होता था कॉम्बैट यूनिट, उसको जो हेड करते थे उसे कहा जाता था व्रजपति। तो द ऑफिसर हु लेड बैटल हेड्स ऑफ द फाइटिंग होर्ड्स। ध्यान रखिएगा व्रजपति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे अपन देखेंगे बाद में व्रजपति क्या हो जाता है, जैसे जैसे सेटलमेंट बढ़ेगा तो व्रजपति वो हो जाता है जो ऑफिसर पैस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पैस्चर मतलब कि जो चारा खाते हैं एनिमल्स लोग। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार सेटलमेंट हो गया तो युद्ध कम हो गया, युद्ध कम हो गया तो ये आर्मी वार्मी की जरूरत कम पड़ गई, आम आदमियों को जरूरत नहीं पड़ी, केवल राजाओं को अपना किंगडम एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ी। इसी वजह से व्रजपति बाद में हो जाएगा एन ऑफिसर हु टेक्स केयर ऑफ द पैस्चर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की लिस्ट है, इन्हें आप देख लीजिए। देखिए ग्रामाणी अपन ने ऑलरेडी देख लिया, ग्राम का हेड यानी कि विलेज का हेड। ये इंपॉर्टेंट है पालगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका मतलब होता है मैसेंजर। अब एक राजा अपने ट्राइब्स को, लोगों तक जो मैसेंजर को यूज करता था उसे पालगल कहते हैं। व्रजपति अभी अपन ने देख लिया जो है। सेनानी, सेना का हेड। रूट वर्ड अपन ने क्या देखा, सेना, सेना का हेड यानी कि कमांडर इन चीफ। जो आजकल जो आर्मी के जो हेड होते हैं वैसे सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी को सेनानी कहा जाएगा। पुरोहित आदि भी सेम होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं मेन प्रीस्ट उन्हें पुरोहित कहा जाता है। नेक्स्ट अपन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो वही अपन बात कर रहे हैं कि फैमिली जो सबसे बेसिक यूनिट थी क्या था, फैमिली। फैमिली को कहा जाता था उस समय कुल। तो इसका हेड कौन होगा, या तो कुलपति होगा या कुलापास, जो अभी अपन ने देखा, ऑलरेडी देख लिया। उससे बड़ा यूनिट क्या आया, ग्राम आया। ग्राम यानी कि गांव, और ग्राम का हेड अभी अपन ने देख लिया ग्रामाणी था। ग्रामाणी से और ऊपर क्या आया, विषय आया, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या कहा जाता है, विशु, और इसका जो हेड आएगा वो बनेगा विषयपति। इसके बाद सबसे ऊपर क्या आएगा, जन, यानी कि पूरी के पूरी ट्राइब का जो हेड है, जैसे कि कुरूप ट्राइब का हेड, उसे जन और ट्राइब, और उसके हेड को क्या कहेंगे, राजा कहेंगे, किंग या राजन। सो दैट इज अ बेसिक सोसाइटी। यदि अपन सोसाइटी के बारे में बात करें तो इंडिया की सोसाइटी पैट्रियार्कल है मेजॉरिटी, उस समय भी पैट्रियार्कल थी। लेकिन जो ऋग्वेदिक सोसाइटी है ना, ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड माइंडेड थी, यानी कि यहां पर विमेन को बहुत ज्यादा अधिकार मिलता था। विमेन सोशल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करती थी, रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करती थी, सती की प्रैक्टिस नहीं थी, और बहुत ही ज्यादा कोई भी टाइप्स ऑफ इश्यूज नहीं थे, चाइल्ड मैरिज नहीं थे। इसी वजह से इसे एक बहुत ही आइडियल सोसाइटी मानी जाती है। ठीक है, दैट इज द बेसिक आइडिया, अच्छी सोसाइटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज निष्क इन द एंशिएंट सोसाइटी। अब निष्क क्या था, अब धीरे धीरे सेटलमेंट हुआ तो क्या हुआ, ट्रेड की जरूरत पड़ी। ट्रेड यानी कि व्यापार की जरूरत हुई। सबसे पहले जो व्यापार होता था वो बार्टर सिस्टम से होता था, यानी कि तुम मुझे चावल दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा, तुम मुझे कोई भी एनिमल दो या 1 लीटर दूध दो, मैं तुम्हें 1 किलो अनाज दूंगा। दिस वाज अ सिस्टम नोन एज बार्टर। लेकिन बार्टर बहुत डिफिकल्ट था, लोगों को चाहिए, जैसे मुझे गेहूं चाहिए, आपको चाहिए व्हीट, तो जब हम दोनों मिलेंगे तभी जाके हमारी नीड्स फुलफिल होंगी। इसी वजह से यहां पर क्या हुआ, कॉइन्स भी स्टार्ट हुए डेवलप होना। तो निष्क को क्या कहा जाता था, एक गोल्ड कॉइन था, जो कि इसी समय में अपन देखेंगे मौर्यन पीरियड से शुरुआत होगी।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एग्रीकल्चर है। तो आप देखोगे मेन एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर शुरुआत हुआ। एग्रीकल्चर के अलावा सर्टेन एलिमेंट ऑफ ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी यहां से, बट बहुत ज्यादा नहीं। नेक्स्ट अपन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डीटीज इज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा। अब ध्यान रखिएगा बहुत सारे गॉड डिस्क्राइब किए गए हैं, उसमें से जो चीफ डीटी है वो ऋग्वेदिक पीरियड में थे इंद्र। फायर यानी कि फायर को माना जाता था एक ऐसा यंत्र जिससे जो कुछ भी अपन ऑफर करें, अपन यानी इंसान जो ऑफर कर रहा है वो क्या हो रहा है, जल के ऊपर जा रहा है, यानी कि ये भगवान को अर्पित करने का माना जाता था। बाकी सारे वरुण को भी भगवान माना जाता था। शिव का एग्जिस्टेंस तो इस फॉर्म में नहीं था जिस फॉर्म में आज अपन देखते हैं। तो अब देखिए ये सोसाइटी क्या थी, बेसिकली सोसाइटी ऐसी थी कि ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। कभी भी किसी सोसाइटी में ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है तो इंसान क्या करता है, सारे के सारे जो एनिमलिस्टिक यानी कि जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो वो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है वो सारे भगवान का रूप ले लेते हैं। इसी वजह से आप देखोगे वायु हो गया एक इंद्र, ये एक हवा के भगवान रहेंगे, वरुण पानी के भगवान, फिर अग्नि को मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट के रूप में, पृथ्वी यानी धरती, ये सारे के सारे भगवान मिलेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है फीमेल गॉड्स लाइक अदिति एंड उषा भी आपको इस टेन्योर में मिलेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटी थी वो इंद्र थी इस समय में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। अपन ने ऑलरेडी देख लिया 1000 से 600 बीसी के टाइम पीरियड में जब आर्यंस मोर टुवर्ड्स ईस्ट इंडिया मूव करते हैं, यानी कि एक्चुअल नॉर्थ इंडिया में जो कॉन्कर हुआ वो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में इसी समय हुआ। इस समय एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी वो आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब आयरन की डिस्कवरी से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट आया वो आया हल बन चुका था। अब हल बन गया, उसके बाद यहां पर पेड़ काटने के लिए एक्स बन गए, इसी वजह से बहुत ही बड़ी मात्रा में पेड़ काटे गए और पेड़ काट के क्या बना, एक प्लेन सरफेस बना, क्योंकि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एक पूरा समतल एरिया है, समतल एरिया हुआ, ये खेती के लिए बहुत ही अच्छा एरिया है। इसी वजह से आप देखोगे यहां पे जब खेती अच्छी होने लग गई, जब अनाज भरपूर मात्रा में होने लग गया तो आगे क्या होगा, बड़े बड़े भव्य राष्ट्रों का निर्माण होगा, बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टी, बहुत बड़े बड़े किंगडम्स पहले बनेंगे, 16 महाजनपदास। उस महाजनपदास के बाद आप देखोगे एक जनपदा जो और भारी पड़ जाएगा वो है मगध, और मगध के बाद आएगा नंद, मगध में ही नंद बनेगा और नंद के बाद द माइटी मौर्यन एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट होगा जो पहली बार पूरे के पूरे इंडिया को यूनिफाई करता है, साउथ का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के पूरे के पूरे साउथ एशिया को यूनाइट करता है। ये क्यों हो पाया, क्योंकि अब अनाज उग सकता था, अब एक जगह रहा जा सकता था, खेती के लिए पेड़ काट के, आयरन से पेड़ काटा जा सकता था और हल चला के लगातार जो है फार्मिंग की जा सकती थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब इसी वजह से क्या हुआ, मैं जो समझाया, पॉलिटिकली बड़े किंगडम सेटअप हो सकते हैं और यहां पे आप देखोगे जब भी बड़े किंगडम सेटअप होंगे तो राजा का जो पावर है बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इसी वजह से राजा बहुत सारी सेरेमोनीज के तहत अपने पावर को दर्शाएगा, तो चाहे वो राजसयु यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ होगा, जो भी आपने महाभारत में देखा होगा, वो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अब राजा का पावर दिखाने का समय आ गया था। राजा बिकेम वेरी पावरफुल एज नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। नेक्स्ट अपन इकोनॉमिक कंडीशन में वही चीजें, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया और एग्रीकल्चर बढ़ गया तो ट्रेड भी बढ़ गया, लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में सोशल लेवल पर कुछ चीजें डिक्लाइन होने लग गई, यानी कि सोसाइटी जो है 4 वर्णों में जो वैदिक पीरियड में डिवाइड किए गए थे ऑक्यूपेशन के बेसिस में, जहां पर चारों वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये किस बेसिस में डिवाइड किए गए थे, ऑक्यूपेशन के बेसिस में। अब ये क्या हो गया, ये हेरिडिटरी बन गया, यहां पर बहुत ज्यादा कट्टर व्यवहार किए लग गए, जो विमेन की सिचुएशन थी खराब होने लग गई, चाइल्ड मैरिज जल्दी होने लग गई, मैरिज जल्दी होने लग गई, बच्चों की शादी होने लग गई, सती प्रथा की यहीं से शुरुआत हुई। तो जितने भी सोशल इविल्स जो हैं वो इस पीरियड से अपन देखेंगे इमर्ज आउट शुरू होने लग गए। विच वॉज एन आइडियलिस्टिक सोसाइटी ऋग्वेदा, उसका सोशल लेवल पर पतन होने लग गया टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ। तो दिस इज द बेसिक ऑफ वैदिक। नेक्स्ट पीरियड में अपन स्टार्ट करेंगे महाजनपदास से लेकर मौर्यंस का पूरा का पूरा। सो दैट इज ऑल, आई होप यू लाइक्ड इट। आज पूरा का पूरा अपन एंशिएंट इंडिया को इसी तरीके से 3 वीडियोस की और मदद से खत्म कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।